नमस्कार। आज की इस बेहतरीन और गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ना एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सीधे इंसानी जज्बातों की गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। मतलब क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि कुछ रिश्ते इतनी मजबूत होते हैं कि वो जिंदगी का हर बड़ा से बड़ा तूफान, हर मुश्किल वक्त हंसते हंसते झेल लेते हैं। हाँ, सही बात है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगते हैं, जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, लेकिन फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर वो शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। और ये बहुत आम बात हो गई है आज के समय में। बिल्कुल। तो कोई भी इंसान ये सोच सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी फितरत है या हमारा बदला हुआ व्यवहार है, या फिर कुछ और ही बात है? वही तो। या फिर जन्म कुंडली पहले ही ये तय कर चुकी होती है कि प्यार शादी की मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं, और अगर पहुंचेगा भी तो क्या दिलों का रिश्ता आखिरी सांस तक बचा रहेगा? ये ना एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल है, क्योंकि जब भी हम रिश्तों के टूटने या उनमें दरार आने की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ ऊपरी कारणों को देखते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। कोई भी यही कहेगा कि झगड़ा बहुत होता था या पैसों की दिक्कत आ गई। एकदम सही। या शायद आपसी समझ की कमी थी, ऐसा कह देंगे। लेकिन जो रिसर्च और स्रोत आज हमारे सामने है ना, वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। अच्छा, तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इन दिखाई देने वाले कारणों के पीछे एक बहुत ही अदृश्य मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय शक्ति काम कर रही होती है, जिसे हम डिवोर्स योग या अलगाव के संकेत कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और इसीलिए आज के इस विशेष विश्लेषण का उद्देश्य है इन्हीं डिवोर्स और सेपरेशन योग के पीछे छिपे हुए विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि आखिर कौन से ग्रह रिश्तों में दरार डालते हैं, वो ऐसा करते कैसे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस टूटते हुए रिश्ते को बचाया जा सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। रिश्ते को ना एक इमारत की तरह सोचें। हाँ, ठीक है। अगर इमारत के ब्लूप्रिंट में ही, यानी मान लीजिए जन्म कुंडली में ही कोई डिजाइन फ्लॉ है, कोई कमी है, तो क्या उस इमारत का गिरना तय है या हम उसकी नींव को मजबूत करके उसे बचा सकते हैं? मैं आपकी इस इमारत वाली बात से ही शुरू करता हूँ। इमारत गिरने के कारणों को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो इमारत आखिर टिकी किन खंभों पर है। तो वो खंभे क्या होते हैं ज्योतिष में? देखिए, ज्योतिष के नजरिए से कोई भी रिश्ता सिर्फ भावनाओं के सहारे हवा में नहीं तैरता। उसका एक बहुत ही ठोस आधार होता है। ये आधार कुछ विशेष भावों पर टिका होता है, जिन्हें हम कुंडली के हाउसेस कहते हैं। तो अगर हम उस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखें तो वो कौन से खंभे हैं जो शादी या किसी भी गहरे रिश्ते का पूरा भार उठाते हैं? और पार्टनरशिप का भाव है। समझ गई। लेकिन देखिए, सिर्फ एक खंभा तो पूरी इमारत को नहीं संभाल सकता ना। बिल्कुल। इसके साथ जुड़ता है पांचवा भाव, जो प्यार और रोमांस की बुनियाद है। मतलब प्यार का एंगल वहां से आता है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा भाव, जो पारिवारिक स्थिरता का है, क्योंकि शादी कोई सिर्फ दो लोगों का मिलन थोड़ी है, ये तो दो परिवारों का, दो अलग अलग दुनियाओं का जुड़ना भी है। हाँ, ये तो हमारे समाज की सच्चाई है। और शायद घर की शांति भी तो जरूरी है ना। अक्सर लोग बाहर की दुनिया से लड़कर घर आते हैं ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। एकदम सही कहा आपने। और उसी सुकून के लिए चौथा भाव बहुत अहम होता है। ये भावनात्मक शांति का भाव है। अब आप ही सोचिए, अगर घर के अंदर कदम रखते ही शांति नहीं है तो रिश्ता लंबा कैसे टिकेगा? बात तो सही है। क्या इसके अलावा भी कोई खंभे हैं जो इमारत को हिला सकते हैं? हाँ, दो भाव और हैं जो अक्सर खतरे की घंटी बजाते हैं, 8वां भाव और 12वां भाव। अच्छा, इनका क्या काम है? 8वां भाव जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों, रहस्यों और गहरे संकटों को दिखाता है, जबकि 12वां भाव ना सीधे तौर पर अलगाव, नुकसान या दूरियों को दर्शाता है। ओके, तो ये तो हो गए ब्लूप्रिंट के हिस्से और खंबे। लेकिन अगर कुंडली एक इमारत का नक्शा है तो ग्रह क्या है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ग्रह भी अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हाँ, बिल्कुल निभाते हैं। तो क्या हम ग्रहों को वो मौसम कह सकते हैं जो इस इमारत से टकराने वाले हैं? अरे, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। भाव अगर खंबे हैं तो ग्रह उस माहौल या मौसम की तरह हैं जो उन खंभों की मजबूती का इम्तिहान लेते हैं। वो कैसे? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जैसे शुक्र है, जिसे हम वीनस कहते हैं,
वो प्यार और रोमांस का कारक है। ये उस सुखद मौसम की तरह है जिसमें हर इंसान हमेशा रहना चाहता है। हाँ बिल्कुल। फिर आता है मंगल यानी मार्स। ये एक बहुत ही प्रखर ऊर्जा है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए ना तो ये गुस्सा और अहंकार बन जाता है। शनि जीवन में ठहराव, देरी और दूरियां लाता है। और राहु और केतु, उनके बारे में तो बहुत डर फैला हुआ है। हाँ, राहु वो ग्रह है जो दिमाग में भ्रम पैदा करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल आकर्षण जगाता है। और अंत में केतु, जो इंसान के अंदर एक अजीब सी विरक्ति या डिटैचमेंट ला देता है। मतलब इंसान को किसी भी चीज से कोई जुड़ाव ही महसूस नहीं होता। यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो जानकारी हमारे पास है उसे देख के कोई भी सोच सकता है कि क्या ये ग्रह सच में विलन है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या मंगल का काम हमेशा सिर्फ गुस्सा ही दिलाना और रिश्ते तोड़ना ही है? क्या इनका कोई पॉजिटिव साइड नहीं होता? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह अपने आप में बुरा या विलन नहीं होता। अच्छा जी, हर ग्रह की अपनी एक स्वतंत्र ऊर्जा होती है। मंगल, जिसे अक्सर खतरनाक माना जाता है, दरअसल वो साहस, पहल करने की क्षमता और सुरक्षा का भी कारक है। तो फिर परेशानी कहाँ से शुरू होती है? परेशानी तब शुरू होती है जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है। जब मंगल की आक्रामकता रिश्ते को सुरक्षित करने की बजाय ईगो में बदल जाए। जहाँ इंसान को लगने लगे कि बस मैं ही हमेशा सही हूँ। बिल्कुल। या जब शुक्र का प्यार अपने जीवन साथी की बजाय किसी गलत इंसान की तरफ आकर्षित हो जाए। जब इन भावों और ग्रहों का बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी असल में उस ब्लूप्रिंट में दरार आनी शुरू होती है। समझ गई। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है तब कुंडली में वो दरारें दिखनी शुरू होती हैं, जिन्हें ज्योतिष में डिवोर्स योग कहा जाता है। एकदम सही। हमारे स्रोतों में 7 ऐसे बड़े संकेतों की बात की गई है जो इन दरारों की तरह काम करते हैं, लेकिन हम इन्हें किसी किताबी लिस्ट की तरह 1 से 7 तक गिनने के बजाय इनके प्रभाव के आधार पर समझेंगे। ये अप्रोच ज्यादा बेहतर रहेगी। चलिए, सबसे पहले आग और अहंकार वाले हिस्से की बात करते हैं। मंगल और 7वें भाव का कनेक्शन असल में क्या करता है? देखिए, जब आग और टकराव की बात होती है तो सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है 7वें भाव का पीड़ित होना, यानी 7th हाउस अफ्लिक्टेड होना। हाँ, अगर विवाह के इस मुख्य खंभे पर मंगल, शनि या राहु जैसे ग्रहों का गहरा प्रभाव हो, या इस भाव का स्वामी बहुत कमजोर स्थिति में हो, तो ये रिश्ते में लगातार झगड़े पैदा करता है। और इसमें वो मांगलिक दोष वाला एंगल भी आता है ना? बिल्कुल आता है। इसमें मंगल का प्रभाव सबसे अहम है। जब मंगल 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो इंसान के स्वभाव में एक अजीब सी आक्रामकता आ जाती है। यानी वो इंसान डोमिनेटिंग हो जाता है, बात बात पे ईगो टकराने लगता है। जी, ऐसे मामलों में होता यह है कि छोटी सी बहस भी बहुत जल्दी एक बड़े मानसिक या यहाँ तक कि शारीरिक संघर्ष में बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जहाँ दोनों पार्टनर बस एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। ये तो बहुत ही टॉक्सिक माहौल है। और सुनिए, अगर इसी टकराव में 6ठा भाव जुड़ जाए, जो कि दुश्मनी और कानूनी मामलों का भाव है, तो ये झगड़ा घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहता। बाप रे, तब तो बात पुलिस या कोर्ट तक पहुंच जाती होगी। बिल्कुल, तब बात सीधे कोर्ट कचहरी, वकीलों और कानूनी लड़ाइयों तक पहुंच जाती है। ये रिश्तों का सबसे हिंसक और कड़वा अंत होता है। मंगल की बात तो समझ में आती है कि वहाँ झगड़ा होगा, बर्तन टूटेंगे, आवाजें ऊंची होंगी, लेकिन मैंने कई ऐसे भी रिश्ते देखे हैं जहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई चीख पुकार नहीं होती, फिर भी वो रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी होती है उन घरों में। क्या वहाँ किसी और ग्रह का रोल होता है? हाँ, ये आपने बहुत ही शानदार अवलोकन किया है, और इसी खामोशी को ज्योतिष में बर्फ या शीतलता का प्रभाव कहा जा सकता है। अच्छा, बर्फ का प्रभाव? हाँ, जो शनि और केतु के कारण आता है। जब शनि 7वें भाव या प्यार के ग्रह शुक्र पर हावी होता है तो वो रिश्ते में कोई शोर शराबा या झगड़ा नहीं करवाता। तो फिर वो करता क्या है? वो एक अजीब सी भावनात्मक दूरी ला देता है, इमोशनल डिस्टेंस। शनि का मूल स्वभाव ही किसी चीज को सीमित करना या सिकोड़ना है। तो इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पाता। हाँ, इंसान शारीरिक रूप से तो पार्टनर के साथ एक ही कमरे में मौजूद होता है, रोजमर्रा के काम भी कर रहा होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो मीलों दूर होता है। मतलब रिश्ते की सारी गर्माहट खत्म हो जाती है। एकदम सही। और अगर यहाँ केतु का प्रभाव हो जाए तो ये डिटैचमेंट योग बन जाता है। केतु इंसान को हर चीज से विरक्त कर देता है। ये कैसे होता है असल जिंदगी में? ऐसी स्थिति में अक्सर शादी कानूनी रूप से तो बनी रहती है, लोग साथ भी रहते हैं,
लेकिन अंदर का जो प्यार और आकर्षण है ना, वो पूरी तरह मर चुका होता है। ये तो शायद रोज के झगड़ों से भी ज्यादा तकलीफदेह है। मतलब एक छत के नीचे दो अजनबी रह रहे हों। बिल्कुल, ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। अच्छा, आग और बर्फ की बात तो हो गई। अब एक तीसरी कैटेगरी पर आते हैं जो आज के दौर में बहुत देखने को मिलती है, भ्रम और उम्मीदें। ये आज के यूथ में बहुत आम है। हाँ, हमारे स्रोतों में राहु और शुक्र के संयोजन को शादी के लिए बहुत खतरनाक बताया गया है। यहाँ मैं अपनी एक एनालॉजी इस्तेमाल करना चाहूंगी। क्या राहु और शुक्र का ये मेल इंस्टाग्राम बनाम रियलिटी जैसा नहीं है? अरे, ये तुलना तो 100% सटीक है। राहु का काम ही है भ्रम पैदा करना, मतलब इल्यूजन क्रिएट करना, चीजों को असलियत से बहुत बड़ा और चकाचौंध भरा दिखाना। और शुक्र प्यार का डिजाइनर है। जी, शुक्र प्यार, रोमांस और आकर्षण को दर्शाता है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो इंसान प्यार के मामले में फेरी टेल जैसी अवास्तविक उम्मीदें पाल लेता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों जैसी होनी चाहिए। हाँ, उसे लगता है हर दिन एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर दिन रोमांस होना चाहिए। और जब असल जिंदगी की डोरबेल बजती है, जब बिल भरने पड़ते हैं और जिम्मेदारियां सामने आती हैं, तो वो रियलिटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। ऐसे लोग अपने ही बनाए हुए ख्याली पुलाव में कैद हो जाते हैं। जब पार्टनर उनकी इन अवास्तविक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो उन्हें बाहर आकर्षण दिखने लगता है। और फिर इंसान गलत चुनाव कर बैठता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहीं से शुरू होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और अगर शुक्र कुंडली में वैसे ही कमजोर हो जाए, तो रिश्ते से आकर्षण ऐसे गायब हो जाता है जैसे फूल से खुशबू। इस भ्रम वाले योग को पढ़ते हुए मुझे रिसर्च में दी गई एक असल जिंदगी की कहानी याद आ रही है। एक केस स्टडी थी उसमें। हाँ, वो लड़के वाली कहानी। जी, जिसमें एक लड़के की शादी से पहले अपनी पार्टनर के साथ गजब की बॉन्डिंग थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन शादी के ठीक 1 साल बाद अचानक सब कुछ बदल गया। एकदम से चीजें बिगड़ गईं। हाँ, रोज झगड़े, अहंकार का भारी टकराव और एक दूसरे के प्रति नफरत शुरू हो गई। जब गहराई से विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि कुंडली के 7वें भाव में मंगल बैठा था और शुक्र के साथ राहु था। ये केस स्टडी बहुत कुछ साफ कर देती है। आप देखें कि कैसे ग्रहों ने अपना काम किया। हाँ, वो कैसे? पहले राहु और शुक्र ने मिलकर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया कि शादी के बाद सब कुछ किसी सपने जैसा होगा। लेकिन 1 साल के अंदर जब वो भ्रम टूटा और असलियत सामने आई, तो 7वें भाव में बैठे मंगल ने उस निराशा को गुस्से में बदल दिया। अच्छा, तो गुस्सा मंगल का था? बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि सारा का सारा प्यार पूरी तरह से टॉक्सिसिटी में बदल गया। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि ग्रहों की चाल के आगे इंसान कितना बेबस है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? क्या हम सिर्फ ग्रहों को दोष नहीं दे रहे? मतलब लोग कहते हैं ना, अरे मेरा तो मंगल भारी है इसलिए मैंने चिल्ला दिया, या मुझ पर तो शनि की 7.5 है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो क्या ये अपनी बदतमीजी, अपने खराब व्यवहार और ईगो को छुपाने का एक बहुत आसान बहाना नहीं है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और मैं कहूँगा कि ज्योतिष बनाम मनोविज्ञान की ये बहस बहुत पुरानी है। तो इसका सच क्या है? अगर हम इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखें ना, तो ज्योतिष सिर्फ संकेत देता है। कोई भी ग्रह आसमान से उतरकर किसी रिश्ते का मर्डर नहीं करता। मतलब सारा दोष ग्रहों का नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल नुकसान तो इंसान का अपना माइंडसेट, उसका अपना दिमाग करता है। ग्रह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक माहौल या झुकाव बनाते हैं, एक टेंडेंसी देते हैं। अच्छा, तो उस माहौल पे रिएक्ट कैसे करना है, ये पूरी तरह इंसान के अपनी चॉइस होती है? 100%। तो अगर हम ग्रहों के प्रभाव को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड करें, तो ये असल में कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए, जब मंगल और सूर्य का प्रभाव होता है, तो वो ईगो क्लैश पैदा करता है। मनोविज्ञान में इसे हम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जहां इंसान को लगने लगता है कि बस मैं ही सही हूँ, मुझे किसी के आगे झुकने की क्या जरूरत है। एकदम सही। और इसी तरह जब कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो इंसान का कम्युनिकेशन रुक जाता है। वो अपनी बात समझा नहीं पाता, बातें दिल में रह जाती हैं और गलतफहमी का पहाड़ खड़ा हो जाता है। और कमजोर चंद्रमा इंसान को भावनात्मक रूप से अकेला कर देता है ना। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसकी जरूरतें नहीं समझ रहा है। एकदम सही कहा आपने। और जहाँ तक राहु की बात है, राहु मनोविज्ञान में भरोसे की कमी पैदा करता है। ट्रस्ट इश्यूज। हाँ, शक करना, हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग करना, चुपके से फोन चेक करना, ये सब मानसिक बीमारियां ही तो हैं जो राहु के प्रभाव से ट्रिगर होती हैं। ओहो, तो ये सब राहु करवाता है। जी, और यहीं पर हमें अलगाव के उन छिपे हुए संकेत
संकेतों को समझना होगा जो कागजों पर तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन रिश्ते को दीमक की तरह खा जाते हैं। हाँ, हमारी रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में डिवोर्स नहीं होता, लोग समाज या बच्चों की खातिर बस एक छत के नीचे रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके। बिल्कुल, लेकिन आपस में बात करना बंद हो चुका होता है, एक दूसरे के लिए सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिजिकल इंटीमेसी बिल्कुल शून्य हो जाती है। सिर्फ जिम्मेदारियां बची रहती हैं। हाँ, ज्योतिष की भाषा में इसे लिविंग टुगेदर बट इमोशनली सेपरेटेड कहा गया है, यानी साथ रहना लेकिन भावनात्मक रूप से अलग होना। ये शायद असली डिवोर्स से भी ज्यादा घुटन भरा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जब ये सारी मनोवैज्ञानिक उलझने और ज्योतिषीय दबाव अंदर ही अंदर किसी प्रेशर कुकर की तरह उबल रहे होते हैं ना, हाँ। तो एक ऐसा वक्त आता है जब अचानक विस्फोट होता है। क्योंकि देखिए, डिवोर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई रात को सोया और सुबह उठकर तय कर लिया कि बस अब रिश्ता खत्म करना है। वो तो सालों का गुस्सा होता है। तो ये विस्फोट आखिर होता कब है? अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक टाइमर लगे हुए बम की तरह पेश करें, मेरा मतलब है एक टाइम बॉम्ब की तरह सोचें, तो ऐसा लगता है कि मुसीबत की घड़ी पहले से सेट होती है। वो टाइमर क्या है? ज्योतिष में इस टाइमर को दशा और गोचर कहते हैं। गोचर यानी ट्रांजिट्स। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसे समझने के लिए दशा को जीवन के बड़े मौसम की तरह समझे। मान लीजिए आपके जीवन में सर्दियां आ गई हैं, तो आपको लगातार ठंड महसूस होगी। जब किसी व्यक्ति के जीवन में राहु, शनि या किसी कमजोर शुक्र की महादशा आती है, तो जो समस्याएं सालों से सतह के नीचे छिपी थीं, वो अचानक बाहर आने लगती हैं। और गोचर क्या होता है? गोचर होता है ग्रहों का वर्तमान समय में चलना, जैसे आज के दिन कौन सा ग्रह आसमान में कहाँ बैठा है। तो जब दशा और गोचर दोनों खराब हो जाए तब बम फटता है? हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, यानी भ्रम और शक का मौसम चल रहा है। ठीक है। और उसी समय गोचर में शनि का प्रभाव 7वें भाव यानी शादी के भाव पर पड़ जाए। ये वो समय होता है जब अंदर उबल रहा लावा पूरी तरह से ज्वालामुखी बनके फूट पड़ता है और रिश्ता टूटने के एकदम कगार पर आ जाता है। बाप रे, यानी मुसीबत की घड़ी का टाइमर हमें साफ साफ दिख रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें पता है कि महादशा या गोचर खराब आ रहा है, तो क्या हम वो लाल तार काट कर इस बम को डिफ्यूज कर सकते हैं? क्या इस टूटी हुई इमारत को, इस दरकते हुए रिश्ते को सच में बचाया जा सकता है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और उम्मीद जगाने वाला हिस्सा है, और इसका जवाब है हाँ, बम को बिल्कुल डिफ्यूज किया जा सकता है, रिश्ते को बचाया जा सकता है। ये तो बहुत ही राहत की बात है। चलिए तो फिर समाधान पर बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ज्योतिष में कुछ उपाय मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं। जैसे शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनना, शुक्रवार का व्रत रखना या शुक्र के मंत्रों का जाप करना, मंगल के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। और एक और बहुत जरूरी चीज है। क्या? मंगल के लिए क्रोध प्रबंधन यानी एंगर मैनेजमेंट सीखना, शारीरिक व्यायाम करना ताकि वो अतिरिक्त आक्रामक ऊर्जा पसीने के रूप में बाहर निकल सके। बिल्कुल। सिर्फ पूजा पाठ काफी नहीं है। बिल्कुल। और शनि के लिए? शनि के लिए सबसे बड़ा उपाय है अपने अंदर अथाह धैर्य विकसित करना और जरूरतमंदों को दान देना। राहु केतु के भ्रम और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना होता है ताकि दिमाग शांत रहे। लेकिन क्या सिर्फ इन उपायों से काम चल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि कोई भी ज्योतिषीय उपाय, कोई भी मंत्र, पूजा या महंगा रत्न तब तक बिल्कुल काम नहीं करेगा जब तक इंसान अपने व्यवहारिक उपाय नहीं करता। व्यवहारिक उपाय का मतलब? अपनी आदतों में सुधार। बिल्कुल, मतलब ये कि अगर कोई इंसान शुक्रवार का व्रत रख रहा है, उंगलियों में पुखराज या हीरा पहने हुए है, लेकिन वो घर आकर अपने पार्टनर से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा या उसका सम्मान नहीं कर रहा है, हाँ, तो दुनिया का कोई भी शुक्र मजबूत नहीं हो सकता। अपनी बातचीत यानी कम्युनिकेशन को सुधारना, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना और पार्टनर को इज्जत देना, ये वो असली उपाय हैं जिनके बिना कोई भी ज्योतिषीय गणित किसी रिश्ते को नहीं बचा सकता। ये तो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हमारी रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है कि कुंडली में मौजूद हर डिवोर्स योग का मतलब डिवोर्स होना नहीं होता। और कई बार बिना किसी खराब योग के भी डिवोर्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी रिश्ते की सफलता का असली फॉर्मूला है 50% ज्योतिष और 50% इंसान के अपने कर्म, यानी 50-50। हाँ, किसी भी कुंडली के योग सिर्फ एक चेतावनी की तरह होते हैं, एक वार्निंग होते हैं। वो नियति या डेस्टिनी नहीं होते।
अगर उस चेतावनी को समय रहते समझ लिया जाए और अपने व्यवहार में जरूरी बदलाव ले आएं, तो बड़ी से बड़ी दरार को भरा जा सकता है। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण से कोई एक बात बांध कर ले जानी हो, तो वो ये है कि मजबूत रिश्ते सिर्फ सितारों के अच्छे होने से नहीं बनते। बिल्कुल। वो बनते हैं एक दूसरे पर भरोसे से, लगातार बातचीत से और साथ निभाने के प्रयासों से। और वो टूटते हैं अहंकार से, चुप्पी से और अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने से। आखिरकार रिश्ते कुंडली के पन्नों से नहीं, दिल की गहराई और समझदारी से चलते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। शुक्रिया। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले जाते जाते सोचने के लिए एक नया नजरिया छोड़ना चाहूंगी, जिस पर कोई भी इंसान शांति से विचार कर सकता है। वो क्या है? अगर हमारे कर्म, हमारी समझदारी और हमारा धैर्य हमारी जन्म कुंडली में लिखे को 50% तक बदल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में कोई भी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर नहीं है? ये सोचने वाली बात है। शायद ज्योतिष का काम हमें ये बताना है ही नहीं कि हमारे साथ आखिरकार क्या होगा, बल्कि ये बताना है कि आज बाहर मौसम कैसा है और हमें घर से छाता लेके निकलना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। अब उस छाते को खोलना है या अपनी मर्जी से बारिश में भीगना है, ये फैसला तो पूरी तरह हमारा ही होता है। बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। अंततः चुनाव हमेशा और हमेशा इंसान के ही हाथ में होता है। बिल्कुल। इस खास और गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण जज्बातों और सितारों के इस खेल को समझने के लिए बहुत कुछ दे गया होगा। जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर लौटेंगे। नमस्कार।